आज से हम शुरू कर रहे हैं सेकंड ग्रेड एसएसटी, जिसके अंदर हमारा जो टॉपिक जो भी सब्जेक्ट चलेगा, पहले राजनीतिक विज्ञान चलेगा और उसकी यूनिट वाइज ये सिलेबस में दिखा दूँ आपको। फर्स्ट सेकंड यूनिट है ये राजनीतिक विज्ञान का अर्थ वगैरह। और कहाँ से पढ़ेंगे, ये आरबी क्लास की ओल्ड राजनीतिक सिद्धांत, यही हमारी जो टॉपिक है, सिलेबस भी यही है, आरबीएससी की बुक है। इसके अंदर राजनीतिक सिद्धांत, परिचय, स्वतंत्रता, समानता, सामाजिक न्याय, अधिकार और नागरिकता और राष्ट्रवाद, धर्मनिरपेक्षता, ये सभी यूनिट इसी के अंदर है, जो ओल्ड आरबीएससी की बुक है 11 क्लास की। यहाँ आरबीएससी को राजनीति की जो परिभाषा, प्रकृति, अर्थ, क्षेत्र, ये से टॉपिक पहले इसको करेंगे। उसके बाद इसके जो सिद्धांत हैं, परंपरागत और आधुनिक सिद्धांत है ना। पहले मैं राजनीतिक विज्ञान का जो सारा सिलेबस है वो बता दूं। अर्थ, परिभाषा, प्रकृति, क्षेत्र, परंपरागत, आधुनिक, दृष्टिकोण पहली यूनिट है। सेकेंड यूनिट में पढ़ेंगे राजनीतिक विज्ञान की मौलिक अवधारणा, जिसके अंदर कौन कौन से टॉपिक आएंगे, राज्य, संप्रभुता, मूल अधिकार, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, नया टॉपिक जुड़ा है, शक्ति, सत्ता, वैधता, ये तो पहले भी थे आपको पता हो तो, और ये स्वतंत्रता, समानता, ये भी नए टॉपिक हैं। पहले शक्ति, सत्ता, वैधता ही थे, अब बाद में ये जोड़े गए हैं, मूल, ये जो स्वतंत्रता, समानता और न्याय। उसके बाद है तीसरी यूनिट को हम पढ़ेंगे, तब पढ़ेंगे भारतीय संविधान, जिसका निर्माण, मुख्य विशेषताएं, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, संविधान संशोधन की प्रक्रिया, प्रमुख संविधान संशोधन, ये होगी थर्ड यूनिट। फोर्थ यूनिट होगी संघ, राज्य, स्थानीय स्वशासन, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। 5 यूनिट होगी भारतीय विदेश नीति, पड़ोसी देशों के साथ संबंध, यह है 5 यूनिट। उसके बाद इसी के अंदर आएगा यूएनओ का गठन, संगठन, अंग और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हमारी भूमिका। इसके अंदर जो हटाया गया है ना टॉपिक, पहले कौन से थे, तो हटाया गया भारतीय लोकतंत्र के समक्ष चुनौतियां और समसामयिक प्रवृत्तियां, वंचित समूहों और वर्गों का सशक्तिकरण, ये टॉपिक हटाए गए हैं और नए जोड़े गए, वो भी मैंने बता दिया। अब स्टार्ट करेंगे हम। अब हम पढ़ेंगे राज्य का जो अर्थ है वो, तो राजनीतिक का अर्थ है ना, राजनीतिक विज्ञान है ना, इसका परिभाषा, प्रकृति, अर्थ, क्षेत्र, ये सभी है। तो राजनीतिक शब्द है पॉलिटिक्स का हिंदी अनुवाद है। पॉलिटिक्स शब्द है ना, ये अंग्रेजी का है। यूनानी शब्द पॉलिस से बना है, ये पॉलिस शब्द यूनानी है, पॉलिटिक्स है ये अंग्रेजी शब्द से बना है। पॉलिस का अर्थ है नगर राज्य, जिसका विस्तृत रूप ही राजनीति है। ये पॉलिस अर्थ है ना, ये इसका अर्थ होता है नगर राज्य। अरस्तु, मनुष्य स्वभाव से एक राजनीतिक प्राणी है और वह जो राज्य के बिना रहता है वो देवता या पशु है। जो भी है वो राज्य के बिना रहता है ना, या तो वो देवता है या पशु है। बाकी मनुष्य स्वभाव से ही राजनीतिक प्राणी है, राजनीति के बिना ही नहीं रह सकता। जैसे सामाजिक प्राणी है ना, उसी तरह प्राचीन काल विधाओं में 4 भागों में बांटा गया, त्रयी, वार्ता और अंतविश्विकीय दंड नीति। पॉलिटिक्स शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अरस्तु ने किया था। किसने किया था? अरस्तु ने। इसी ने ही इस विषय को नीति शास्त्र से अलग किया और एक स्वायत्त विषय का रूप दिया। तो ये अरस्तु थे ना, इन्होंने ही राजनीतिक विज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग किया है और अरस्तु को ही राजनीतिक विज्ञान का पिता माना गया है। राजनीतिक विज्ञान का नाम गार्डविन और मेरी वोल्टोस्क्रॉफ्ट्स ने राजनीतिक नाम दिया, जो दिया था ना, कौन दिया था? गार्ड ने ये दिया, ये हिंदी अनुवाद है। पॉलिटिक्स जो नाम दिया था वो अरस्तु ने दिया था, जबकि राजनीतिक विज्ञान नाम है ना वो गॉडविन और मेरी क्या नाम है इसका, मुझे देखो नाम नहीं आ रहा, वुलस्टोनक्रॉफ्ट, ये नाम दिया था। अब उदारवादी समझौते की कला कहते हैं इसको। बिस्मार्क का संभावित कला। मार्क्स राजनीतिक धनीपूर्त अर्थनीति है। डेविड ईस्टन समाज में मूल्यों के आधिकारिक आवंटन से है। अरस्तु सर्वोच्च और परम विज्ञान है। तो सर्वोच्च और परम विज्ञान मैं आराम से पूरा समझाऊंगी। वो जो कुछ पॉइंट थे ना वो मैंने आरबीएससी की बुक से लिए थे और ये जो पॉइंट है ना ये कलाम नोट्स हैं। अब मैं सारे कलाम नोट्स हैं, आपको सारे नोट्स बताऊंगी, कहाँ कहाँ से क्या क्या है मैं सारा पढ़ाऊंगी आपको। ये देख सकते हो, ये कलाम के नोट्स हैं। राजनीतिक विज्ञान को 3 कालखंडों में भी बांटा गया है, प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल। इन सब के पॉइंट भी मैं आपको समझाऊंगी कि प्राचीन काल में क्या था, अरस्तु ने क्या क्या परिभाषा दी, ये सारे कलाम के नोट्स हैं। फिर हम देखेंगे राजनीतिक विज्ञान के जो दृष्टिकोण है, देखेंगे राजनीतिक दृष्टिकोण कौन कौन सा, उदारवादी दृष्टिकोण, मार्क्सवादी दृष्टिकोण, समुदायवादी दृष्टिकोण। फिर उनको पूरा डिटेल से देखेंगे कौन कौन सा था और आगे हम पूरा डिटेल से भी देखेंगे। ये सारे जो फिर थियोरिकल है, यहाँ हम देखेंगे, यहाँ 2000 ये जो 22 में प्रश्न आया था, यहाँ से कौन सा प्रश्न आया था वो भी देखेंगे। तो राजनीतिक सिद्धांत 2 शब्दों से मिलकर बना है, राजनीतिक एवं सिद्धांत से। राजनीति, इसे जोड़ तोड़ कर छल कपट के रूप में भी देखा या समझा जाता है।
हालांकि राजनीति का विवादों से गहरा संबंध होता है, लेकिन ये विवादों का समाधान निकालने का प्रयास भी करती है। कौन? राजनीति। अतः राजनीति समाज की महत्वपूर्ण गतिविधि है। ये परिभाषा भी कहीं लिखी आ सकती है, याद भी रखना। अर्नेस्ट बेन ने कहा, राजनीति में पहले समस्या को ढूंढा जाता है, चाहे उसका अस्तित्व हो या नहीं हो, फिर उसके गलत कारण ढूंढे जाते हैं और फिर उसका गलत समाधान किया जाता है। यह है राजनीति। उत्पत्ति अंग्रेजी पॉलिटिक्स, अंग्रेजी शब्द पॉलिटिक और उत्पत्ति ग्रीक शब्द पॉलिस से हुए, जिसका अर्थ है नगर राज्य। ये मैंने बताया था, मैंने कहा मैं ये जो नोट्स दे रही हूँ ना आपको, ये किसके अकॉर्डिंग दे रही हूँ मैं आपको? ये कलाम के नोट्स हैं। यूनानी विचारकों ने इसे नगर राज्यों में होने वाली गतिविधियों को पॉलिटिक्स कहा। ये राजनीतिक विज्ञान जो सेकंड ग्रेड में आती है, चाहे आरएस मैन में भी ये टॉपिक होते हैं। तो ये पहला पार्ट होगा। जिस तरह से मैं पहले पूरे राजनीतिक विज्ञान के नोट्स दूंगी, उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे, क्योंकि सितंबर में एग्जाम है सेकंड ग्रेड का। राजनीति के अर्थ और व्यापकता को सभी कालों में समान रूप से नहीं समझा जा सकता, क्योंकि अलग अलग समय में राजनीति का अर्थ और परिदृश्य अलग अलग रहा है। इसी आधार पर 3 कालखंडों में बांटा जा सकता है। किसको? राजनीति को। अभी हम राजनीति का अर्थ देख रहे हैं ना, फिर उसके परिभाषा वगैरह आगे देखेंगे। तो राजनीति को 3 कालखंडों में बांटा। प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक। प्राचीन काल में यूनानी नगर राज्यों में राजनीतिक गतिविधियों के संचालन की क्रिया को राजनीतिक कहा। अरस्तु ने राजनीतिक गतिविधियों के संबंध में किए गए अध्ययन के रूप में लिखी अपनी पुस्तक का नाम क्या है? पॉलिटिक्स है। तो प्राचीन काल में पॉलिटिक्स जो पुस्तक थी वो किसकी थी? अरस्तु की थी। अरस्तु वही हैं, प्लेटो अरस्तु के शिष्य थे। कौन थे? प्लेटो थे ना, वो अरस्तु के शिष्य थे। वो दर्शन शास्त्र के जनक है, जबकि राजनीतिक विज्ञान के जनक है अरस्तु। अरस्तु ने ज्ञान की 3 श्रेणियां बताई थी। कौन कौन सी बताई थी? थ्योरिया और पोइजिस और प्रैक्टिस और पोइजिस। ये लिखा हुआ देखो, थ्योरिया, पोइजिस एंड प्रैक्टिस। इसका तीनों का अर्थ क्या होता है पता है? थ्योरी यानी चिंतन होता है, जिसके अंदर हम चिंतन करते हैं। थ्योरिया के अंदर जो ये ज्ञान की 3 श्रेणियां बताई थी अरस्तु ने, उन्होंने कहा इसके अंदर गणितीय समस्याएं, ज्यामितीय समस्याएं आती हैं जो थ्योरिया होती है। पोइजिस के अंदर करके मेकिंग, जो बनाते हैं हम, जो कुछ भी बनाते हैं ना, जैसे कि रोड है, शिल्प है, हमारी जो हस्तकला वगैरह, कुछ भी कार्य हो जिसके अंदर क्या है? पोइजिस। प्रैक्टिस यानी करना, हम खुद को करना, क्या करना चाहते हैं हम। तो ये देखो, यहाँ देखो, प्रैक्टिस को ज्ञान की सर्वोत्तम श्रेणी मानते हैं। पॉलिटिक्स और एथिक्स दोनों को, पॉलिटिक्स और एथिक्स को प्रैक्टिस में शामिल किया जाता है, क्योंकि पॉलिटिक्स को मास्टर साइंस, सर्वोच्च विज्ञान की संज्ञा दी है अरस्तु ने। किसको? पॉलिटिक्स को। और मास्टर साइंस की दी है इन्होंने, किसको शामिल करके? प्रॉक्सिक्स को। क्या है? प्रॉक्सिक्स को। आप देखो, मुझे इंग्लिश थोड़ी सी नहीं सही समझ में आती, लेकिन ये एग्जाम में प्रश्न आ सकता है, इसलिए मैं वहाँ से बता रही हूँ। अरस्तु ने कहा सर्वोच्च, जो ये है ना, सर्वोच्च किसको मानते हैं? ये प्रैक्टिस को सर्वोच्च मानते हैं, ज्ञान की सर्वोच्च श्रेणी में रखा है उसको। जबकि अरस्तु ने धर्मशास्त्र को निम्न श्रेणी का ज्ञान माना है। निम्न श्रेणी का ज्ञान किसको माना है? धर्मशास्त्र को। अरस्तु के अनुसार मानव स्वभाव से एक राजनीतिक प्राणी यानी कि पॉलिटिकल एज में एनिमल है। अरस्तु राज्य जीवन के लिए अस्तित्व में आया तथा वह सद जीवन के लिए बना हुआ है, हमेशा जीवन से बना ही रहता है और राज्य जीवन के लिए ही अस्तित्व में आया है। ये अरस्तु की परिभाषा है। प्राचीन काल में राजनीतिक नागरिकों तक ही सीमित थी। नागरिक कौन थे? यानी कि ये लिखा है अरस्तु ने कि प्राचीन काल में राजनीति थी ना, वो नागरिकों तक ही सीमित थी। तो नागरिकों के अंदर उसने बच्चों को शामिल किया था, ये नागरिकों में शामिल नहीं थे। देखो, नागरिकों में शामिल नहीं थे बच्चे, महिला और दास का भी इन्होंने वर्णन किया है। किसने? अरस्तु ने किया था। दास को भी माना है कि ये होना चाहिए। महिला को निम्न श्रेणी का माना था। किसने? अरस्तु ने। तो इन सबको प्राचीन काल में नागरिकों में शामिल नहीं किया था और कहा था कि जो प्राचीन काल में राजनीति है वो नागरिकों तक सीमित है। नागरिक कौन होंगे? जो उच्च कुल के होंगे, विवेकशील होंगे, अवकाशहीन, जो कार्य दूसरा कार्य कोई नहीं कर रहे होंगे, सिर्फ राजनीति ही कर रहे होंगे, या प्रशासक जो नियुक्त होते थे वो होंगे। बाकी महिलाएं, दास, बच्चे उसके अंदर शामिल नहीं थे। फिर पढ़ेंगे हम मध्यकाल। मध्यकाल में राजतंत्रों की स्थापना के कारण राजनीतिक जनता की भागीदारी समाप्त हो गई। यहाँ जनता की भागीदारी थी, लेकिन बच्चे, महिलाएं, दास शामिल नहीं थे। लेकिन मध्यकाल में क्या हुआ कि राजतंत्र हो गया ना,
राजनीति का प्रयोग राजा, सामंत, उसके दरबारिया तक ही सीमित हो गया। इस तरह मध्यकाल में राजनीति का दायरा सीमित हो गया, है ना। तो यहाँ विकसित था, फिर भी यहाँ भी सीमित हो गया। आधुनिक काल में राष्ट्र राज्यों की स्थापना के बाद यानी कि राजतंत्र का स्थान लोकतंत्र ने ले लिया। आधुनिक काल में सभी को समान दर्जा मिला, महिला पुरुष का कोई समान अधिकार हुआ। राजनीतिक मानव की स्वाभाविक गतिविधि बन गई। सरकार के सामने मांग रखना, संगठन समूह बनाकर राजनीति का संबंध सत्ता से है। यानी कि हर कोई संगठन, जैसे कि हम कुछ नहीं देख सकते, हम ये भी देख सकते हैं कि फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम था, आगे बढ़ाना था, तो एक से नहीं हो सकता। ये ग्रुप या संगठन बनेंगे तभी उनकी मांग सुनी जाती है, फिर भी नहीं सुनी जाती है, वो सरकार पर निर्भर करता है। तो सार्वजनिक रूप से होता है और राजनीति का संबंध सत्ता से, लेकिन ये एक विशेष प्रकार की सत्ता है जो सार्वजनिक क्षेत्र की सत्ता है। किस क्षेत्र की है? सार्वजनिक क्षेत्र की सत्ता होती है। राजनीति का संबंध संघर्ष और समाधान, ये भी डेविड स्टेन ने कहा था। राजनीति में संघर्ष भी चलता है, संघर्ष होता है ना, जो ग्रुप या संगठन बना के कहते हैं। कोई कहता है हमें आरक्षण दे दो, जैसे गुजरों का आरक्षण मिल गया तो ठीक है, नहीं मिल गया तो समाधान हो गया, नहीं मिला तो संघर्ष चलता ही रहता। जिस तरह आरक्षण के लिए समाधान चलता है, जिस तरह लेवल 2 वाले जो संघर्ष कर रहे हैं, हमें भी 50% आरक्षण चाहिए, लेकिन वो चल रहा है, जब मिल जाएगा तो समाधान हो जाएगा। तो ये भी राजनीति का हिस्सा है, संघर्ष और समाधान। ये प्रश्न आया था, मूल्यों का आधिकारिक आवंटन, डेविड स्टेन ने कहा था, संस्कृत विभाग 2nd ग्रेड में आया था। ये पॉलिटिकल सिस्टम बुक है इसकी, डेविड स्टेन की पॉलिटिकल सिस्टम। इसके अंदर उन्होंने कहा था कि मूल्यों का आधिकारिक आवंटन, मूल्य यानी कि हमारी जरूरतें होती है ना, जैसे हमें सड़क की आवश्यकता है, हमें भोजन की आवश्यकता है, जो हमें हर बराबर सही समय पे मिल जाए, हमारे अधिकार है, हमें सुरक्षा है, सम्मान है, जो भी मिलता है वो सही हो, यानी कि मूल्य का आधिकारिक आवंटन हो। तो हम राजनीति में बने रहे या राजनीति का सदुपयोग कर रहे हैं। आजकल जो हम कहते हैं ना राजनीति गंदी चीज़ है, पहले नहीं कहते थे, आजकल हम राजनीति को बहुत गंदी चीज़ मानते हैं, क्योंकि यहाँ इसके अंदर जाके सब यानी कि सब पैसों का बोलबाला हो जाता है, कहीं जातिगत हो जाता है, सब कुछ होता है। लेकिन हम सुन रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम इसको एक तरफ ही माने कि गंदी चीज़ है, नहीं, गंदी चीज़ नहीं है। हम समाज के मूल्यों को आगे बढ़ा सकते हैं, हम समाज में विकसित कर सकते हैं, हम समाज की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक जितनी भी परिस्थितियां हैं, शिक्षा के क्षेत्र में, सड़कों के क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में, जो भी हम विकास भी कर सकते हैं। तो आप उसको नेगेटिव नहीं ले सकते, लेकिन अरस्तु ने उसको नेगेटिव भी लिया था। अरस्तु ने नहीं, सॉरी, मार्क्सवादी थे ना, मार्क्सवादी, वो राजनीति को गंदी चीज़ मानते हैं और एक यांत्रिक चीज़ भी मानते हैं। उस तरह से मैं आगे पढ़ाऊंगी अभी। तो अब हम पढ़ेंगे राजनीतिक सिद्धांत के जो दृष्टिकोण है, उदारवादी, मार्क्सवादी, समुदायवादी। उदारवादी दृष्टिकोण, इसमें व्यक्ति की एक विवेकशील प्राणी माना जो अपने हितों की सर्वोत्तम निर्णायक बने। यहाँ जो उदारवादी दृष्टिकोण है ना, ये एक व्यक्ति विशेष से है। जैसे मैं हूँ तो मेरा ही हित होना चाहिए, न कि पूरे समुदाय का, न मेरे ग्रुप का। तो इसके अंदर व्यक्तिवाद का संपर्क ही विचारधारा है। इस कारण उदारवादी दृष्टिकोण इस बात का समर्थन करता है कि समान हितों वाले व्यक्ति अपनी मांगों का अधिक प्रभावी रूप से अभिव्यक्त करने के लिए समूह या संगठन का निर्माण कर लेते हैं। समान हित एक व्यक्तिगत हित होता है, जैसे कि हम बढ़ रहे, मैं व्यक्ति हूँ, हमारा एक ग्रुप तो हो सकता है, लेकिन हित हमारा समान होगा, यानी कि हमारा जो टॉपिक होगा वो एक ही होगा। जैसे हमने बोला था फर्स्ट ग्रेड एग्जाम स्थगित करवाना है, लेकिन नहीं हो सका, तो ये फर्स्ट ग्रेड एक मेरे ही नहीं, आपका भी नहीं, सबका था। तो सबका समान, लेकिन एक व्यक्तिगत हित है ये, न कि सामाजिक हित है। तो व्यक्तिगत हित को उदारवादी मानते हैं, उसकी व्यक्तिगत हित वाला को, व्यक्तिगत को एक विवेकशील प्राणी माना है जो अपने हितों का सर्वोत्तम निर्णायक है, उसे उदारवादी दृष्टिकोण के अंतर्गत रखा गया है। इस प्रकार उदारवादी बहुलवाद का समर्थन करता है। उदारवादी दृष्टिकोण में राजनीति समाज की विभिन्न समूहों की गतिविधि के रूप में जाना जाता है, जो अपने हितों की पूर्ति हेतु प्रयासरत रहता है। परस्पर विरोधी हितों में सामंजस्य के रूप में मानता है। इसमें सामंजस्य स्थापित कर सामान्य हित को बढ़ावा देने वाली भूमिका निभाता है। यहाँ हम पढ़ेंगे राजनीति में आधिकारिक सत्ता का प्रयोग होता है और सत्ता का आदेश न केवल सभी व्यक्ति अथवा समूह बाध्यकारी रूप से लागू होते हैं, बल्कि इन आदेशों को सभी समूह स्वाभाविक रूप से स्वीकार कर लिया जाता है। अब है मार्क्सवादी दृष्टिकोण। मार्क्सवादी दृष्टिकोण हम देखेंगे तो इसके शोषित वर्ग या शासित वर्ग, दो वर्ग आते हैं। जैसे मजदूर और लेबर का संबंध हम मान सकते हैं। मजदूर, लेबर यानी कि मजदूर वर्ग होता है वो निम्न स्तर का होता है। शोषक वर्ग या शासित वर्ग जो होता है यानी कि मालिक वर्ग होता है वो उच्च वर्ग होता है। इसमें मार्क्सवादी दृष्टिकोण में ये कहा जाता है कोई व्यक्ति शोषक या शोषित वर्ग का सदस्य होगा, कोई व्यक्ति, हर कोई हो, चाहे कोई भी व्यक्ति, क्योंकि या तो इसका सदस्य होगा या इसका होगा शोषित का। मार्क्सवादी दृष्टिकोण में राजनीति की सभ्यता को नकार दिया गया, ये नकारात्मक मानते हैं राजनीति को। इस दृष्टिकोण में राजनीति को आर्थिक तत्वों के अधीन स्थापित कर दिया गया। इसके अनुसार
जिस समूह के पास उत्पादन के साधनों का स्वामित्व होता है, राज्य व सरकार उसी के हितों का पूर्ति हेतु सहायक की भूमिका निभाती है। इनका मानना यह है कि जिसके जो उद्योगपति है हमारे देश में, जैसे कि हम जियो वाले देख सकते हो, अंबानी वाले देख सकते हो, जो भी देखते हो कि सरकार उसी के अंडर में काम करती है, उनका कहना मानती है। लेबर का कहना है कि मजदूर संगठन का नहीं मानती। मार्क्सवादी दृष्टिकोण ये कहता है कि पूंजीवादियों की सरकार है ना। मार्क्सवादी दृष्टिकोण राजनीति को नकारते अर्थ में अभिव्यक्त करता है। ये मालिक मजदूर का संबंध है, हमने पढ़ा भी था, आगे हम डिटेल से और पढ़ेंगे धीरे धीरे आगे जब जाएंगे। अभी इसकी बेसिक परिभाषाएं हैं। मार्क्सवादी दृष्टिकोण की एक परिभाषा आपको याद होगी, कार्ल मार्क्स ने शायद दी है कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है लेकिन पाने के लिए पूरा संसार पड़ा है। ऐसी परिभाषा दी थी कि आप भी ऊंचा उठो, यानी कि उनके बराबर होने की ताकत रखो। मजदूरों को, श्रमिक वर्ग को कहा था। अब है समुदायवादी दृष्टिकोण। अब इन दृष्टिकोणों को आगे डिटेल से भी पढ़ेंगे हम। यह एक इकाई यानी कि व्यक्तिवादी न होकर इकाई के रूप में माना जाता है। ये व्यक्तिवादी हित का नहीं है, जिस तरह हमने पढ़ा था उदारवादी दृष्टिकोण व्यक्तिवादी हित का है। जिस तरह हमने पढ़ा था मार्क्सवादी दृष्टिकोण जो मजदूर और मालिक का जो संबंधों को दर्शाता है, राजनीति के रूप में उन्होंने गलत नेगेटिव अवधारणा दी थी। मार्क्सवादी दृष्टिकोण ने व्यक्ति को समाज से जुड़ी हुई इकाई के रूप में मानता है, यानी कि ये व्यक्ति को समाज से जुड़ी हुई मानते हैं। वहाँ व्यक्तिगत हित ही थे उदारवादी दृष्टिकोण में, जबकि यहाँ समाज है और आप समाज का हिस्सा हो, या राजनीति हो, राजनीति के एक हिस्से मात्र हो। जिस तरह हम आज के वर्तमान में जो भी होता है कि एजुकेशन वगैरह होता है कि कुछ पढ़े लिखे लोग, कुछ अनपढ़ लोग, जो भी कुछ है, तो वो कहते हैं कि जिंदगी नहीं है, जिंदगी का हिस्सा है। समाज के अंदर हमको जाना है तो समाज के साथ मिलकर रहना ही होता है। ये बुक्स में भी हमको पढ़ने को मिलता है। व्यक्ति को समाज से जुड़ी हुई इकाई के रूप में मानता है। व्यक्तिगत हित सामाजिक हित से अलग नहीं होता। अगर आपका व्यक्तिगत हित है तो वो समाज से जुड़ा हुआ ही होगा। राजनीति परस्पर सहयोग का क्षेत्र है, संघर्ष का नहीं। राजनीति परस्पर सहयोग का, सबको मिलकर सहयोग करना पड़ता है, यहाँ संघर्ष नहीं होता। ये कह रहा है समुदायवादी दृष्टिकोण। एक समुदाय के रूप में कह सकते हो हम, क्योंकि समाज में सहयोग पाया जाता है, संघर्ष नहीं। यह दृष्टिकोण बंधुत्व पर अत्यधिक बल देते हुए विभिन्न व्यक्तियों के बीच किसी भी प्रकार के संघर्ष को नकारता है। यानी कि बंधुत्व, भाईचारे को, भावना को ज़्यादा मानते हैं, ये इन्होंने कहा है, और व्यक्तियों के बीच किसी भी प्रकार के संघर्ष को नकारता है। अर्थात राजनीति सामान्य हित को बढ़ावा देने का सामान है। अब तीनों को थोड़ा सा मैं सुपरफास्ट रिवीजन में बता दूं कि विचारधारा तो मैंने पढ़ा थी, व्यक्तिवादी थी, उदारवाद और मार्क्सवाद और समुदायवाद, तीनों दृष्टिकोण है। तीनों में व्यक्तिवाद में क्या है, स्वतंत्र इकाई, इसके अंदर व्यक्तिवादी जो है ना इकाई, इसके अंदर स्वतंत्र है। और मार्क्सवाद में वर्ग की सदस्य है, व्यक्तिवादी नहीं, वर्ग का ही सदस्य होगा वो, जैसे मजदूर वर्ग या मालिक वर्ग, यहाँ जुड़ी हुई इकाई है। ये जो व्यक्तिवादी है ना, ये समुदाय से जुड़ा हुआ है, यहाँ वर्ग का सदस्य होता है जो व्यक्ति होता है। और उसके बाद है समाज, स्वतंत्र इकाइयों का समूह है समाज, किसमें, उदारवादी में। जबकि यहाँ विरोधी वर्गों से मिलकर बना हुआ समूह है वो समाज है। विरोधी वर्गों का मिलकर बना हुआ समाज में ना, वो उससे परिभाषा है। फिर भावनात्मक रूप से जुड़े लोगों का समूह को ही समाज कहा जाता है, ये समुदायवादी लोग कहते हैं। उसके बाद हम सामान्य हित, विभिन्न समूहों के हितों को सामंजस्य होता है उदारवादी में। जबकि मार्क्सवादी में जो हित है वो सामान्य हित नहीं है। मार्क्सवादी ने सामान्य हित नहीं होता, सबका बराबर है, उनकी मजदूर का भी हित होना चाहिए। समुदायवादी में जो सामान्य हित है वो संपूर्ण समाज का हित होता है। किसका होता है, संपूर्ण समाज का हित होता है। फिर है राजनीतिक स्वरूप, वर्गीय हितों के बीच सामंजस्य का साधन है। वर्गीय जो हित होते हैं ना, राजनीतिक स्वरूप कैसा होता है, इसके अंदर वर्गीय हितों के बीच सामंजस्य का साधन है। जबकि वर्गीय हितों की पूर्ति करने का जो साधन है वो राजनीतिक स्वरूप है। क्या है, वर्गीय हितों की पूर्ति करने का जो साधन है वो राजनीतिक स्वरूप है। और यहाँ राजनीतिक स्वरूप समुदायवाद में कहते हैं सामान्य हितों को बढ़ावा देने का साधन है। सामान्य सबके हितों को बढ़ावा देने का साधन है वो राजनीतिक स्वरूप है। फिर है संघर्ष, ये जो उदारवाद है ना, उदारवाद के अंदर संघर्ष नहीं, गहरा नहीं है, यानी कि बिल हल्का संघर्ष है, ज़्यादा संघर्ष नहीं है। जबकि मार्क्सवाद में संघर्ष होता है वो अत्यंत गहरा होता है। और यहाँ जो है ना समुदायवाद में कोई संघर्ष नहीं, ये सब समान है, भावना रूप से जुड़े हुए हैं। इन्होंने कहा है कि व्यक्ति समाज का हिस्सा है, न कि समाज व्यक्ति का हिस्सा है, व्यक्ति समाज का हिस्सा है। और सिद्धांत, इसके अंदर जो है ना उदारवाद के अंदर जो सिद्धांत हैं वो स्वतंत्र थे। यहाँ जो मार्क्सवाद में जो सिद्धांत है वो समानता पर आधारित है। ये कह रहे हैं कि हमको समान समझना चाहिए, समानता का अधिकार होना चाहिए, हम यानी कि मजदूरों को भी बोलने का अधिकार होना चाहिए, ऐसा मार्क्सवादी दृष्टिकोण कहता है। जबकि ये समुदायवादी दृष्टिकोण कहता है बंधुत्व, सभी भाईचारे की भावना से भावनात्मक जुड़े हुए लोग हैं, वो उसी सिद्धांत पे ये कार्य करता है। समुदायवादी ये समानता पे कार्य करता है, ये स्वतंत्रता पे कार्य करता है।
नेक्स्ट पार्ट में है राजनीति का रचनात्मक सिद्धांत किसने दिया था, क्या था, उसकी क्या विशेषता थी, वो पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद जय भारत। सेकंड ग्रेड की राजनीति स्टार्ट की हैं, इसको जल्दी से जल्दी पूरा करने के बाद इसके MCQ, ये जो फर्स्ट यूनिट पूरी हो जाएगी और सेकंड यूनिट फिर इसके सारे MCQ भी करवाऊंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए।